हेलो स्टूडेंट्स, साक्षर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, आज हम केमिस्ट्री की स्टार्टिंग करने वाले हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिलेबस बता दिया था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और किस चीज़ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इस वाले चैप्टर के अंदर एक तो जो इक्वेशन बैलेंस करते हैं हम, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज़ जो इसके टाइप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली चीज़ हमें आगे तक काम में आने वाली है, और ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो हमेशा हमें काम में आएगा। आज ही नहीं, आपने 9th क्लास में ही इस चैप्टर की स्टार्टिंग कर दी हल्की फुल्की, लेकिन अब ये चैप्टर हमेशा काम आएगा। जो साइंस लेगा उसके भी, साइंस नहीं लेगा केमिस्ट्री तो हर किसी को नीड होती है, ठीक है। देखो केमिस्ट्री में ये वाला चैप्टर केमिस्ट्री की स्टार्टिंग है एक तरीके से। केमिस्ट्री में होता क्या है, केमिकल इक्वेशंस कैसे होती हैं, उनको बैलेंस कैसे करते हैं, उनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, सारी चीजें कहीं ना कहीं ये चीज बहुत मैटर करती है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से पढ़ना है। इजी लगता है लेकिन चैप्टर बहुत अच्छा है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट इसके हमारे क्लियर होने चाहिए। अब देखो इस चैप्टर में हम देखने क्या वाले हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो चैप्टर का नाम है हम वही पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है, ये चीज हम देखेंगे। और फिर इसके बाद हम जो देखेंगे वो पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन की नीड क्यों है, केमिकल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। फिर इसके बाद टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इस टॉपिक में होते कितने हैं ये मैं आपके सामने लिख देता हूँ। फिर इसके बाद एक एक को हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। कि केमिकल जो रिएक्शंस हैं इसके टाइप्स कितने होते हैं, कौन से टाइप में कैसे रिएक्शन होती है, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है, मैं कोई चीज कंप्लीट ना कर पाऊँ, कोई चीज छूट जाए, छूटने से मतलब जो मैं आपको ना समझा पाऊँ, वो आप मुझे जरूर से बताइएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना। बहुत लास्ट वीडियो के एंड से पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, जो इस टॉपिक से रिलेटेड होगी, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन भी बोल सकते हो। केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, ठीक है, ये भी बताऊंगा और कैसे करते हैं बैलेंस, ये भी। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस करते क्यों है, पहली चीज। दूसरी चीज बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। इसकी हम एक बहुत शानदार ट्रिक भी सीखने वाले हैं आज, कि केमिकल इक्वेशन को हम जल्दी से जल्दी कैसे, एग्जाम में हमको बैलेंस करनी है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे जल्दी से जल्दी और बिना किसी मिस्टेक के, ये भी हम इसमें देखने वाले हैं। और हम इसको जीरो से देखेंगे, पहले सबसे छोटी इक्वेशन लेंगे, फिर थोड़ी बड़ी लेंगे, फिर उससे भी बड़ी लेंगे, ऐसे हम इसको देखने वाले हैं। अब देखो मैं स्टार्ट करता हूँ केमिकल रिएक्शन से। पहला हम ये देखेंगे केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। अब देखो केमिकल रिएक्शन होती क्या है, जो भी एटम्स होते हैं, सबसे पहले तो रिएक्शन होती कंप्लीट कैसे, मैं आपको ये बता दूं। जब केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती हैं, एक तो रिएक्टेंट और दूसरा जो फॉर्म होगा। कोई भी जब एटम्स, उनके बॉन्ड्स होंगे, ब्रेक डाउन होंगे या फिर बनेंगे, ठीक है, मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स या फिर दोनों चीजें, एक इक्वेशन में दोनों चीजें जब होंगी रिएक्टेंट में, तो उसके बाद जो फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जो रिएक्टेंट होंगे, जो भी एटम्स होंगे, उनके जो उनके अंदर बॉन्ड्स होते हैं, वो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे या फिर बनेंगे, ब्रेकिंग और मेकिंग, ठीक है। दोनों चीजें हो सकती है, दोनों एक साथ भी हो सकती है, दोनों अलग अलग भी हो सकती है। उसके बाद जो हमें मिलेगा वो चीज क्या होगा, प्रोडक्ट। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। मतलब फिजिकल और केमिकल चेंजेस, फिजिकल और केमिकल चेंजेस किसी भी एटम्स में अगर आते हैं तो वहां क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। अब केमिकल रिएक्शन में फिजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं, जैसे टेम्परेचर,
टेम्परेचर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, या फिर उसकी स्टेट हो गई, लिक्विड से गैस में हो गया, गैस से सॉलिड में हो गया, उसकी स्टेट जो भी चेंज हो रही है वो हो गया, ठीक है। ये अपने क्या है, फिजिकल चेंजेस हैं। केमिकल चेंजेस जैसे कलर चेंज हो गया, कलर के अंदर चेंज हो गया, उसमें कोई स्मेल में चेंज हो रहा है, ये चेंजेस कौन से होते हैं, केमिकल चेंजेस। किसी भी कोई भी एटम्स में, किसी भी एलिमेंट्स में जब हम उनको एक दूसरे डिफरेंट एलिमेंट्स को अगर रिएक्ट करवा रहे हैं तो उनके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस क्या होते हैं एक्चुअल में, वो होते हैं केमिकल रिएक्शन। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। सबसे पहले ये चीज समझना जरूरी है कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, कि कोई भी एटम्स और एलिमेंट्स में जो चेंजेस होते हैं, केमिकल और फिजिकल चेंजेस, ठीक है, वो जो चेंजेस होते हैं ना वो क्या होती है, केमिकल रिएक्शन। उसके अंदर बॉन्ड, मतलब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, एक तरफ एक भी हो सकता है, तो उनके अंदर बॉन्ड बनना और बॉन्ड टूटना, ठीक है, उसके बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, उस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये चीज आपको यहां तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी ले सकता हूँ, जैसे कार्बन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, एक ये है, एक ये है, इसके अंदर हमारा जो प्रोडक्ट बना वो बन गया CO2, ठीक है, ये सॉलिड है, ये गैस है, इधर गैस बन गई, ठीक है। तो ये पूरी क्या थी, ये केमिकल रिएक्शन थी, और ये मैंने इक्वेशन के फॉर्म में लिखी है। अब मैं आपको बताता हूं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये वाली चीज आप समझ गए होंगे, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, अब देखो केमिकल इक्वेशन हम क्यों बनाते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। अब जैसे मान लो मैंने कोई भी, हमने कुछ भी उठा लिया, जैसे मान लो किसी की भी हम रिएक्शन करवा रहे हैं, सोडियम ले लिया, ठीक है, क्लोरीन ले लिया, और हमने बना दिया NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये तो हमारी होगी इक्वेशन, ये क्या है, इक्वेशन होगी, ठीक है। अगर हमें थ्योरी में लिखना हो इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन वाला ऑप्शन अवेलेबल ना हो, तो क्या लिखेंगे हम, व्हेन वी रिएक्ट सोडियम विद क्लोरीन, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, सॉरी, सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन फॉर्म सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये थ्योरी मिलेगा। अब हमने इसको इजी फॉर्म में लिख दिया। अब ये तो हमारे पास क्या था, इसके जो सिंबल्स थे वो सिंबल्स से लिखे हैं। हकीकत में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सोडियम प्लस क्लोरीन, ठीक है, और फिर इसके बाद क्या बनेगा अपना, सोडियम क्लोराइड। अब देखो ये हमारी क्या होगी, ये इसका एक फॉर्मूला होगा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये हमने इसको इक्वेशन में लिख दिया। इक्वेशन में लिखने से क्या होता है, जो भी एलिमेंट होता है, जैसे सोडियम को Na लिखते हैं, क्लोरीन को Cl लिखते हैं, ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम लिख लेते हैं, इनके जो फॉर्मूला होता है उसमें लिख लेते हैं। फॉर्मूला जो हमारी पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर आएगा उसके अंदर मैं सबके फॉर्मूलाज आपको बताऊंगा कि किसका फॉर्मूला क्या है, तो इसके लिए आप पेशेंस रखिए, बने रहिए, धीरे धीरे हर चीज आपको क्लियर करूंगा, एक एक चीज क्लियर करूंगा, ठीक है। तो ये सोडियम का फॉर्मूला हो गया, ये क्लोरीन का फॉर्मूला हो गया, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब देखो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो हम ये वाली चीज उठा लेते हैं, एक चीज और बता देता हूं आपको, सिंबल्स, ठीक है। केमिकल इक्वेशन लिख तो दी हमने, लेकिन ये हमारी इक्वेशन सही नहीं है। सही क्यों नहीं है, इसके अंदर एक तो ये है कि हमें जो स्टेट होती है वो हमें इसकी बतानी होती है कि कौन सा किस स्टेट में है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एक बार सिंबल्स। अब देखो सिंबल्स, जो सॉलिड होगा, सॉलिड के लिए जो सिंबल होगा वो हमारा होगा S ब्रैकेट में। जैसे सोडियम लिखा, सोडियम सॉलिड स्टेट में होता है तो S,
ठीक है। जो लिक्विड होता है, लिक्विड्स उनके लिए H2O है, लिक्विड फॉर्म में होता है लिक्विड, ठीक है। यहां लिख देता हूं, ये इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल H2O लिक्विड, ठीक है। फिर इसके बाद गैस, गैस को हम लिखेंगे जी से, और इसका एग्जांपल दे देते हैं कुछ भी ले और कोई ले ऐसे ही। एक और होता है AQ, एक्वस, स्पेलिंग पे मत जाना, बस स्पेलिंग मुझे ध्यान नहीं है, आप खुद से देख लीजिएगा, स्पेलिंग्स पे बिल्कुल मत जाना क्योंकि मैं साइंस का टीचर हूँ, स्पेलिंग्स पे इतना ज्यादा ध्यान मत देना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। एक्वस को हम किससे डिनोट करेंगे, AQ से, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, ठीक है, ये सारी स्टेट हो गई। इसके अलावा कोई भी गैस अगर रोल कर रही है, उसके अंदर आ रही है, तो हम उसको किससे डिनोट करेंगे, इस एरो से, और अगर रिलीज हो रही है तो इस एरो से, ठीक है। ये दोनों चीजें भी हमें इक्वेशन में ध्यान रखनी होगी। अब हम देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं बैलेंस केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, हम एक बार ये देख लेते हैं, उसके बाद में हम चलेंगे टाइप ऑफ केमिकल बैलेंस केमिकल रिएक्शन। कोरोना ने जिंदगी की केमिस्ट्री तो खराब कर रखी है, तो क्यों, कोई केमिस्ट्री का मतलब ये होता है किसी से मिलना जुलना, ठीक है, फिर कुछ और बनना, ठीक है। तो जिंदगी की केमिस्ट्री तो खराब कर रखी है, हम किताबों की केमिस्ट्री तो पढ़ लेते हैं, वो तो हम घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं, तो कंटिन्यू बने रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से, एक एक चीज को पढ़ते हुए चलिए। अब देखो केमिकल जो रिएक्शन है इसको बैलेंस करना जरूरी क्यों है। एक लॉ है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वैसे तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हम कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ठीक है, ये इसका मीनिंग है कि हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो सीधा सीधा हम ये भी बोल सकते हैं कि जितने एटम्स, किसी भी कोई भी एलिमेंट है, जितने भी एटम्स अपने रिएक्टेंट में हैं, उतने ही हमें, जितना मास रिएक्टेंट में है उतना ही मास हमें किसमें चाहिए, जो प्रोडक्ट होगा, टोटल नंबर ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मास, टोटल मास भी बोल सकते हो आप, नंबर ऑफ मास ना बोल के टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। आप अगर नंबर ऑफ मास हटा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ मास एक अलग चीज हो जाती है। नंबर ऑफ मास आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ मास अलग होगा, मास अलग होगा, ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग होंगी, तो मास ही रहने दीजिए। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। टोटल मास नंबर भी होता है, मास नंबर एक अलग चीज होती है जो हम पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छे से 9th क्लास में भी हम ये चीज पढ़ चुके हैं, मास नंबर क्या होता है, मास क्या होता है। लेकिन हम उस चैप्टर में पीरियोडिक टेबल जो है उसके अंदर हम इसको और भी डिटेल में देख लेंगे कि मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ मास क्या होता है, सॉरी मास क्या होता है, नंबर ऑफ मास क्या होता है। ये चीज आप समझ गए होंगे, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ये ऑलवेज इक्वल होगा किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। अब जब केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तो वो, इसलिए हमें उसको बैलेंस करना जरूरी है, जिससे दोनों तरफ के जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितने भी एटम्स हैं उनकी काउंटिंग बिल्कुल बराबर हो, बराबर होगी तो उनका जो मास होगा वो दोनों तरफ इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि हम ना तो उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अब देखो इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं, इसकी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, टेक्निक, ठीक है, शॉर्ट टेक्निक भी बोल सकते हो।
इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं तो हम समझ गए, लेकिन इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं ये समझना जरूरी है। देखो जैसे हमारे पास में कुछ भी दे दिया, हमको दे दिया हाइड्रोजन दे दिया, छोटा सा ले लेते पहले, ऑक्सीजन दे दिया, और फिर उसके बाद में हमसे बोला ये बन गया H2, और इस इक्वेशन को हमें करना है बैलेंस। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या करना है, हमको बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि H2 है, O2 है, H2O है, हमने H लिख लिया यहाँ पे और O लिख लिया यहाँ पे, दो ही है, तीसरा कोई है ही नहीं, तो इसको हमने A दे दिया नाम, इसको B दे दिया और इसको C दे दिया। अब H के लिए पहले वाले में ये रिएक्टेंट हो गया, इधर हो गया प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट के अंदर अब सबसे पहले हम रिएक्टेंट के अंदर A और B है, इसके अंदर C है, तो हमने ले लिया H क्या है, A है H और कितने हैं, दो हैं, ले लिया। ये किसके इक्वल है, इधर देखे तो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, C, और C कितने हैं, दो ही है C, ठीक है। अब इधर आओ, इधर आएंगे, मतलब ये दोनों यहाँ पे इक्वल होने चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं है, सॉरी अभी तक तो इक्वल है। आगे चलते हैं, आगे इधर B पे आते हैं, B क्या है O, और कितने हैं, दो, इधर क्या है C है, लेकिन C कितना है, एक है। ये हमने लिख दिया इसके अकॉर्डिंग, इस चीज को ध्यान से समझना, इसके अकॉर्डिंग हमने लिखी है इसको ऐसे, इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखो अगर हम C को B के बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, दो आएगा, 2C आएगा। तो अगर हम C को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया C को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो ये तो हो जाएगा 2 और ये 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, क्योंकि C 4 हो रहा है। अब यहाँ पे C 4 हो गया, तो हमें यहाँ पे A को भी तो 4 करना पड़ेगा, क्योंकि A को इसके इक्वल करना पड़ेगा, तो हमें को इधर 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इधर तो A मतलब हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो A की जगह पे यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 2, और इधर जो C है इसकी जगह पे लिख देंगे 2। अब देखो 4 हो गए H, यहाँ पे हमने B की जगह पे कुछ लिखा ही नहीं, तो ये 2 हैं, और इधर 2 ऑप्शन हो गए, इक्वल, इक्वेशन बराबर हो गई, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन ऐसी एक और ले लेते हैं, कोई Na प्लस Cl, ये वाली ले लेते हैं, क्या बन गया, NaCl बन गया। अब देखो ध्यान से देखते चलना, सोडियम ले लिया और क्लोरीन ले लिया, दो ही चीजें, अभी दो समझा रहा हूँ, बाद में और भी लेंगे हम, ठीक है। अब देखो Na ले लिया, Cl ले लिया, अब इसके अंदर एक, इसको A मान लिया, मैं इसको थोड़ा दूर दूर लिख देता हूँ, एक सेकंड रुको, मैं इसको दूर दूर लिख दूँ जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं है। सोडियम Cl2 NaCl, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ठीक है। अब देखो A लिख लिया, सोडियम के लिए हमने A लिख लिया, और A किया तो ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही होगा। ये किसके बराबर है, इधर अगर हम देखें तो C के बराबर है, क्योंकि हमने इसको C रखा था, ये C के बराबर है, ठीक है। ये चीज ध्यान से देखते चलना, C NaC है ना, Na की वैल्यू क्या है आपके पास में, C। इधर से चलेंगे हम क्लोरीन, क्लोरीन इधर कितना है, 2 है, तो ये हो गया 2B, क्योंकि B है, इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने नहीं मानी है, 2B हो गया, और 2B किसके इक्वल है, इधर देखो ओनली C के इक्वल। अब हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि इसको इसके बराबर करोगे, अगर 2B को C के बराबर करोगे तो C को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और C की वैल्यू आ गई 2C 2B हो गया बराबर। अब हम इसको जब बराबर कर चुके हैं, तो जब C को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, ये बात ध्यान रखना, जिसको हम अगर मल्टीप्लाई कितने से करेंगे उस तरफ जितने भी वो होंगे, जितने भी वो वाला अल्फाबेट होगा, जैसे A B C D E F, वो अल्फाबेट उतने से हर बार मल्टीप्लाई होगा। जैसे C को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसमें अगर हमारे पास 2 हैं, 4 होते, 5 होते, तो सारे जितने भी उसके अंदर C आते वो सारे C 2 से मल्टीप्लाई होते, तो हमने इस C को भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको तो कर ही दिया, इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये एक इक्वल नहीं है, तो हमने एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब A की जगह पे A चेंज क्या होगा, ये तो पहले से 2 था, इधर एक तो 2 आएगा, क्योंकि हमने C को किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से, तो C की प्लेस पे आ जाएगा 2, और हमने एक A को भी किया है, B को किससे मल्टीप्लाई किया नहीं, हमने A को भी 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो A की जगह पे 2 आ जाएगा, ओके बैलेंस, ठीक है।
अब ये बैलेंस करना आपको आगे होगा, और बाकी मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट में वीडियो के आपको बहुत अच्छे से एक चीज़ समझा दूंगा, एक बड़ी सी इक्वेशन लेके। वैसे मैंने छोटी छोटी 2 इक्वेशन लेके आपको समझाने की कोशिश की, आप इसको समझना, वीडियो को पॉज करके इसको देखना कि मैंने क्या कॉन्सेप्ट आपको बताया, कैसे इसको बैलेंस करना है। बाकी एग्जाम्पल्स पे प्रैक्टिस आप खुद भी करते रहना, मैं अभी आपको एक और बताऊंगा। अब हम देख लेते हैं एक बार टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के कितने टाइप होते हैं? केमिकल इक्वेशन के टाइप होते हैं, देखते हो। सबसे पहली जो होती है वो कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसके अंदर चलो बताते हैं कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, ठीक है। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट ले लो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या हो गया, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स। रिडॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान रखना, बहुत काम आने वाली है। इसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों चीजें होती है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे, हम देख लेते हैं। इसके अलावा और भी हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, और न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, ये हमारे पास में इक्वेशंस के टाइप्स हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स एंड एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, न्यूट्रलाइजेशन। अब एक बार आप इनको देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सारी चीजें एक बार देख लो, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब आपको ये नाम से समझ में आ रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब कोई भी दो रिएक्टेंट है वो ऐड हो रहे हैं और फिर कोई सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। मैं आज इनके बारे में आपको लिख के एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप खुद से एक बार देखना। फिर उसके बाद हम जब कल आएंगे तो कल हम इसको पूरा एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी आप देख लो। ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या है चलो कल ही बताएंगे इसको, हम इसको कल ये भी बताएंगे कि कौन सी का क्या एग्जाम्पल है, कौन सी इक्वेशन कैसे कंप्लीट होगी। अब बस एक चीज बतानी आपको बाकी रहेगी, जो मैंने आपको बोला था कि एक बड़ी सी इक्वेशन लेंगे और उस बड़ी सी इक्वेशन पे हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। ठीक है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो और एक दिन में ही सारा कवर करें, क्योंकि ये 5 टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसको पढ़ेंगे। अब देखो एक इक्वेशन ले लेते हैं कोई भी, जैसे मान लो CaCO3 प्लस H3PO4। मैं इसको थोड़ा ब्लॉक में लिख देता हूँ। CaCO3 प्लस H3PO4, ये हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, हमें जो इक्वेशन लिखेंगे ना उसके अंदर ये मत करना कि इधर ए भी लिखा तो इधर भी ए भी लिखना शुरू करेंगे, नहीं। पहला ए बी, फिर इधर अगर कोई तीसरा होता तो सी, चौथा होता तो डी, फिर इधर स्टार्टिंग वाले से ही ई एफ जी एच ऐसे लिखने हैं। मतलब हमको तो जितने भी इसके अंदर प्रोडक्ट, मतलब जितने भी टोटल एलिमेंट सॉरी टोटल एटम्स जो भी हैं, जो भी कंपाउंड हैं, उन कंपाउंड्स को हमने एक वो देना है, सिर्फ एक सिंबल देना है, ए
जो भी देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ लिख देता हूँ इससे अब देखता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने आपके सामने इक्वेशन लिख दी, इसको थोड़ा और इधर खिसका दो तो शायद आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। वीडियो में बहुत डिस्टर्बेंस हो गया, मैं यहाँ से लिख देता हूँ इसको CaCO3 प्लस H3PO4 फिर इससे बन रहा है CA3PO4 प्लस H2CO3। अब ये इक्वेशन देख लो अच्छे से, आप वीडियो को पॉज करो और पहले खुद इसको बैलेंस करने की कोशिश करो। PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है, पहले खुद इसको बैलेंस करने की कोशिश करो। ये लो मैट के साइड में, आप स्क्रीनशॉट ले लो, खुद इसको करने की कोशिश करो। अब मैं कर देता हूं आपको एक्सप्लेन। देखो इसको हमने मान लिया A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया C, इसमें मिक्स मत करना अलग से है, और इसको मान लिया D, ठीक है। 1 2 3 4 A B C D, ठीक है, नोट डाउन कर लेना, इसको नोट्स बना लेना अच्छे से। अब देखो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, कैल्शियम है, कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम कैल्शियम इधर कितना है, ए में ए है, इसकी वैल्यू ओनली ए है। इधर आएंगे, सॉरी अब इसका यहाँ पे खत्म, और आगे कहीं भी है, अगर कहीं भी होता तो हम उसको ऐड करके लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसमें कहीं भी नहीं है ना, ठीक है। इसमें आ जाओ, इसमें यहाँ पे है 3C, 3 है, 3C हो गया, बिल्कुल आराम से देखते हुए चलो। फिर उसके बाद में है कार्बन, कार्बन है यहाँ पे 1 है, मतलब एक क्या है 1, और इधर आएंगे तो इधर कहाँ है, ये रहा, यहाँ पे भी क्या है डी, डी है, ओनली डी है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इधर ऑक्सीजन पे चलता है, तो ऑक्सीजन पे हम देखेंगे, ऑक्सीजन यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ऑक्सीजन को हम क्या लिखेंगे 3A प्लस, अभी मैंने बोला था ना आपको कि जितने भी हैं हमको ऐड, इधर जो है हमको ऐड करके लिख देना है और इधर जो है इक्वल लिख देना है। क्यों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग दोनों तरफ इक्वल होने चाहिए। तो देखो इधर प्लस B, सॉरी 4B, समझ लो मेरी बात, ऑक्सीजन 3 है 3A, ऑक्सीजन 4 है 4B, ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में हम चलेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन पे आते हैं, H पे आते हैं, तो H कितने हैं 3B, 3B है, अरे इसके इक्वल में तो हमने लिखा ही नहीं, इधर क्या है 8 है, 4 × 2 8 हो गया, 8C प्लस 3D, हो गया ना बराबर, हो गया ना, ठीक है, मतलब अभी बराबर नहीं हुआ लेकिन हमको इसको बराबर करना है, ठीक है। अब देखो H पे आते हैं, इधर H कितना है 3B, और कहीं भी नहीं है, इधर आ जाओ, कितना है 2D, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे इसको देखते चलो, धीरे धीरे समझो इसको, कोई गलती ना हो, कोई भी गलती होने का मतलब है पूरा। अब देखो ये और ले लेते हैं, इधर कितना है सिंगल है 2D, और इधर कितना है 2 है, C, मतलब A और B वाले इधर आ गए, C और D वाले इधर आ गए। तो हमें ये चीज तो समझ में आ गई कि इनको हमें इक्वल करना है, तो सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं कैल्शियम। अब इधर हम करेंगे इसको बैलेंस, और यहाँ पे मैं लिखूंगा बैलेंस इक्वेशन, कहाँ लिखूंगा, यहाँ, ये हमारी है अनबैलेंस, ये वाली इक्वेशन अनबैलेंस है, हम इसको यहाँ लिखेंगे बैलेंस इक्वेशन में। अब देखो कैल्शियम को हम अगर इक्वल करना है तो A को अगर 3C के इक्वल करोगे, A और C की वैल्यू एक बात ध्यान रखना, अगर हम यहाँ रख रहे हैं ना तो इनका जो मास है ना वो इक्वल है, सिर्फ ये वाली चीज ही गड़बड़ कर रही है।
तो अगर हम a को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3c के इक्वल हो जाएगा ना। अब देखो एक चीज करनी है कि इधर जितने भी a हैं उन सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कैल्शियम 3a। अभी मैं आपको इसलिए इतना आराम से समझा रहा हूँ जिससे आपको जो बेसिक है कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। बाद में आप ऐसे धीरे धीरे नहीं करोगे, आप डायरेक्ट करोगे कि ठीक है इधर 3 हो गया तो ये भी 3 हो गया और ये 9 हो गया और आगे कोई a है नहीं। फिर इसके बाद डायरेक्ट b को देख लोगे, b को इक्वल करोगे, b को मल्टीप्लाई कर दोगे और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी हमें क्या है बेसिक देखना है कि बेसिक है क्या इसका। ठीक है 3a 3c, हमने c को किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, ध्यान रखना। अब आ गया हो कार्बन, तो कार्बन में a है तो a यहाँ पे भी 3, क्योंकि 3 जहाँ भी आएगा हमें वहाँ पे 3 a की जगह 3 रखना ही है, ये बात पक्की है। तो यहाँ पे क्या हो गया मतलब 9। ठीक है क्योंकि देखो चलो बताते हैं क्या देगा a इक्वल टू b है, सॉरी 3 into a। ठीक है और इधर b, मतलब अभी d इक्वल नहीं है, लेकिन रुक जाओ b को भी करेंगे इक्वल, पहले हम देख लेते हैं, आगे चलते हैं। ऑक्सीजन ओ में क्या है 3 into 3a इज इक्वल टू सॉरी 4b की है ना इधर प्लस 4b ये रहा 3a, मतलब एक ही जगह पे 3 से मल्टीप्लाई करना है और 4b इज इक्वल टू 8c प्लस 3d। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको कि हमने एक ही जगह पे क्या रखा है यहाँ पे इक्वल करने के लिए a को हमने किया है a इंटू 3, एक ही जगह पे हमने ये रखा है। जहां भी a है हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई किया है, चाहे वो 3 हो चाहे 2 हो जितना भी हो। आगे देखो कहीं भी आपको ये दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो मतलब हाइट h हो गया 3b इक्वल टू 2b और e हो गया b इक्वल टू 2c। ठीक है ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो हमारे पास जो बैलेंस हो गया उसको छोड़ देंगे, बाकी आगे देखते हैं। ए हमारा बैलेंस हो गया, ये वाला बैलेंस नहीं हुआ, ए और बी बैलेंस नहीं हुआ, तो पहले हम इसको देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है बी को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसके 3-4 स्टेप हो रहे हैं, वो आपको टफ लग रहा होगा शायद अभी, लेकिन जब हम अब इसको देखेंगे क्योंकि इक्वेशन थोड़ी बड़ी है, जब इसको आप करके देखोगे ना, मैं इसके तुरंत बाद इसको शॉर्ट में कराऊंगा और वो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत शॉर्ट था। अब देखो b 2c, तो b और 2c को हम क्या करेंगे p, मैं इनको हटा देता हूँ। ठीक है तो p क्या है b इक्वल टू 2c, तो जहां भी b है हम उसको क्या करेंगे 2 इंटू डी, जब तो 2c के बराबर होगा, तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। ठीक है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई जो है ना इनको ऐसे कैसे रखना है क्योंकि मल्टीप्लाई करके ही रखना जिससे हमें पता चले कि कहाँ कहाँ किस किस से मल्टीप्लाई किया है। अब देखो जहां भी b है ना पूरी इक्वेशन में वहां उसको b को कर दो। b एक तो इसमें है ओ में है, ये वाला तो हमारा हो गया ना बैलेंस, ये तो हो गया बैलेंस, इसको यहीं पे छोड़ दो, बार बार में एक साथ लिख लेंगे जब हो जाएगा कंप्लीट। इसके अंदर 3 इंटू 3a प्लस 4b 4 इंटू 2b, ठीक है ये होगा, और बराबर में क्या है 8c प्लस 3d, 8c प्लस 3d। फिर इसके बाद में क्या है ये रहा 3b क्या है h इज इक्वल टू p हमने ऊपर लिख ही लिया, ये आ गया। b की जगह पे क्या करना था 2 से 2b। अब देखो अब यहाँ पे हमारा ये भी बैलेंस हो गया, अब सिर्फ ये दो चीज बची हैं। अब इन दो चीजों को बैलेंस करने के लिए क्या करना है, देखो चाहे इसको उठा लो चाहे इसको उठा लो, जिसको भी उठाओगे हो जाएगा। हमारा ये वाला इजी पड़ेगा एक्सप्रेशन, क्योंकि इसके अंदर से 3 एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे जो d है उस d को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से सॉरी 3 से। ठीक है तो क्या हो जाएगा हाइड्रोजन 3 इंटू 2d 3 इंटू 2d। ठीक है ये यहाँ पे हो गया बैलेंस, और
एक चीज और नहीं थी इसके अंदर, हाँ ये था 6b और 6t हो गया। अब देखो मतलब हमें d के जगह पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3a प्लस 4 इंटू 2b और ये हो जाएगा 8c प्लस 3 इंटू 3d। ये भी हो गया बैलेंस 9 8 9 8। अब देखो एक बार इसको ढंग से देख लो, बहुत आराम से देखो कि मैंने क्या किया है। इतना लंबा चौड़ा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बहुत लंबा लग रहा होगा आपको, मुझे पता है, लेकिन ये एक्चुअल में सिर्फ इतना सा ही था, लेकिन सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि आपको समझ में आ जाए ढंग से। चाहे बड़ी से बड़ी इक्वेशन आ, इससे भी कोई बड़ी इक्वेशन आ जाए तो कोई, क्योंकि 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है सिर्फ इक्वेशन बैलेंस करवाने का, और उस नंबर को हमें छोड़ना नहीं है। हमारे पास टाइम होता है, लेकिन टाइम को हमें यूटिलाइज कैसे करना है वो हमें आना चाहिए। अब देखो ये चीज आप समझ रहे होगे। अब हमने जो बैलेंस किया है ना, सिर्फ उनको यहां लिख लेते हैं जो भी बैलेंस हुआ है। सबसे पहले बैलेंस क्या किया, कैल्शियम। क्या किया था हमने, ये रहा 3 इंटू ए इज इक्वल टू 3c, ये किया था। फिर इसके बाद में ये वाली चीज यहां बैलेंस हो गई थी। फिर हमने किया था इसको, p को बैलेंस किया था। p को कैसे बैलेंस किया था, 2 इंटू बी 2c, ये किया था, ठीक है। फिर इसके बाद में ये चीज हो गई बैलेंस। अब आओ यहाँ पे क्या क्या की मतलब में 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन कहाँ हुआ था, यहाँ पे ऑक्सीजन पे। इसको बैलेंस कैसे किया था, 3 इंटू 3a, मतलब पहले 3a करने के लिए भी हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था, इज इक्वल टू, मतलब कुल मिला के बात ये है, हमको a को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी रुक जाओ, दिखा देते हैं अभी आपको कैसे करोगे आप, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या हो गया, सॉरी a कर रहे हैं ना, हाँ ये सॉरी 4 इंटू प्लस 4 इंटू 2, ये क्या था, इज इक्वल टू 8c प्लस 3 इंटू 3d, ठीक है। फिर इसके बाद में आ जाओ, ऑक्सीजन के बाद में क्या था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ बैलेंस होता है, यहाँ पे नहीं, सॉरी यहाँ पे 3 इंटू 2b 2 और 3 इंटू 2b, ये यहाँ पे बैलेंस हो गया था। और फिर उसके बाद में लास्ट हमारा बचा था कार्बन। और कार्बन कहाँ बैलेंस हुआ था, कार्बन 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 कहाँ बैलेंस हुआ था, नहीं किया क्या कार्बन बैलेंस। डी को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, डी को 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो डी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कार्बन भी बैलेंस हो जाएगा। हमने यहाँ पे लिखा नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ देख लो डी को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो डी सारे मल्टीप्लाई होने थे, तो ये कार्बन भी बैलेंस हो जाएगा। और कार्बन क्या हो जाएगा इधर, ये 3 इंटू ए इज इक्वल टू, अब ये कैल्शियम जहाँ भी है वहां वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ पे एक ही जगह पे क्या जाएगा 3, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम में ओनली 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम ए को, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फिर इसके बाद पी के लिए हमने क्या किया कि पी को हमने इक्वल करने के लिए जो बी था उसको हमने 2 से किया, तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई। अब आप इस चीज को एक बार ध्यान से देखते जाओ और समझते जाओ कि वो कैसे रहा है, ठीक है। इधर वाले में हमने क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था। फिर आ जाओ आगे सी में, सी में क्या है कि हमने ये दोनों चीजें देखी। अब इसके बाद में देखेंगे हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का है, ये देखो ऑक्सीजन क्या है, इधर 9 एंड इधर क्या है 9 एंड 8, 9 एंड 8 है, तो मतलब ए वाले में कितनी है 9 है, तो ए वाले में देखो यहाँ 3 करोगे तो 3 पहले से यहाँ पे है, तो 3 और 3 9 हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद में आते हैं हम इधर H पे, हाइड्रोजन पे आते हैं। H ये रहा 3 इंटू 2, बी की जगह पे आएगा 6, तो जैसे ही बी की जगह पे 6, बी की जगह पे 2 पहले से था क्या, इक्वेशन में था क्या, इक्वेशन में लिखा है क्या, हाँ नहीं लिखा है, बी की जगह पे ये रहा, मैंने बी की जगह पे लिख दिया था, सही सही अपना सही। अब H पे आओगे तो 6b है ना, 6b, तो देखो H3 और ये हो जाएगा 6b,
यहाँ पे ध्यान रखना ये b था और b की जगह पे हमने क्या लिखा है 2, क्योंकि p की जगह पे हमने लिखा था 2 और ये h ऑलरेडी 3 है। 3 into 2 है तो 3 तो पहले से था, 2 से हमने मल्टीप्लाई किया था, ये चीज ध्यान रखना। फिर इसके बाद में हम आते हैं p हो गया लास्ट बस है, ये ऑप्शन हो गया 8 हो गया, ये देखो 8b हो गया। फिर इसके बाद में हम आते हैं इधर मतलब c पे। c में क्या था, ये 3 था, अब देखो 3c मतलब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इधर देखो 3 से नहीं, इसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई थोड़ी किया है, किसी चीज से मल्टीप्लाई किया है क्या, नहीं किया ना, तो हम इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्योंकि देखो इधर क्या है, p कितना है 2 है, इधर भी 2 हो गया, o कितना है 8 है, इधर भी 8 हो गया। अब आते हैं इस पे, तो हमने d को मल्टीप्लाई किया था, d को किससे मल्टीप्लाई किया था 3 से, d को हमने मल्टीप्लाई किया था 3 से, तो d को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गई इधर, और इधर कितने हैं 6 हैं, सारी चीज हो गई ना बैलेंस। अब मैं एक बार बैलेंस इक्वेशन लिख देता हूं आपको समझा के कि हमने क्या क्या किया कैसे किया। एक बात ध्यान रखना, जो हमने जिसको जिससे मल्टीप्लाई किया ना वो मल्टीप्लाई हमें यहाँ लिखना है, यहाँ लिख दूं a की जगह पे 3 CaCO3 प्लस d की जगह पे 2 H3PO4, फिर c की जगह पे कुछ नहीं लिखना क्योंकि c को हमने बैलेंस नहीं किया, c को हमने किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं किया, पूरे इसमें आप देख सकते हो c को हमने कहीं भी किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया है, ठीक है। फिर इधर c को नहीं किया तो CaPO4 और ट्वाइस प्लस d को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 3H2CO3। ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है, आप इसमें सब कुछ चेक कर सकते हो, सारी चीजें जो इधर है वो इधर बराबर है। अब देखो मैं इसको हटा दूं, और अब आपको मैं इतनी जो देर हमने टाइम वेस्ट किया है, इतनी देर जो हमने इस चीज को समझा है कि हम कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कि इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे। यहां तक लिख लिया, ठीक है। अब देखो यहां तक लिख लिया तो हमने 3 into a डायरेक्ट लिख दिया, ये 3a हो गया, ये 3 हो गया तो ये 3d होना चाहिए ना, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3d हो गया। अब आ जाओ, अब 3a और 3d हमें लास्ट तक करते हुए चलना है, इधर 3a है तो 3 into 3a प्लस 4b अभी तक सलामत है। 4b के लिए भी अभी आप देख लो एक बार, इस 3d को करोगे ये दोनों बराबर नहीं होंगे क्योंकि 8c है 3d है, आगे चलो b इधर है, लास्ट वाला ले लो डायरेक्ट, क्योंकि ये वाली अपना जो प्लस वाला है उसको लास्ट के लिए रख लिया करो, क्योंकि प्लस वाले में कहीं ना कहीं वैल्यूज इक्वल हो जाती है, ठीक है। इसको हमें b को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2b इक्वल टू 2c, मतलब इसको हमने b को भी 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो मतलब 3 into 2 into b इक्वल टू 2c, ठीक है। फिर इधर ले लो h को, तो 3b है तो 3b 2 into 3b 2d, मतलब b कितने से होगा, d को इक्वल करने के लिए 3 से करना पड़ेगा, 3 into 2b हो गया बराबर ये b। अब देखो b को 3 से b को हम 2 से कर रहे हैं, d को 3 से कर रहे हैं। अब आ जाओ ऊपर इस वाले में जो प्लस वाला है, प्लस वाले में a को हमने किससे किया है 3 into 3, ये वाला सॉरी ये ना, ठीक है। b को कितने से किया है 2 से, 2 into 4b। c को कितने से किया है, c को हमने नहीं किया तो 8c इक्वल टू d को कितने से किया है 3 से, 3 into 3 9 हो गया सारा बराबर, सिर्फ एक में हो गया। कोई भी इक्वेशन हो आप उसको डायरेक्ट लिखो और उसके अंदर जो सिंपल वेरिएबल्स हो ना उनको आप मल्टीप्लाई कर लो पहले, जैसे सिंपल को करोगे ना जो प्लस वाले वो अपने आप हो जाएंगे, जो एक बार हो गया उसको सारे को करना है। अब हमने a को 3 से किया है तो a की जगह पे 3 लिख दो, b को हमने 2 से किया है तो b की जगह पे 2 रख दो, c को किया नहीं तो c को ऐसे कैसे छोड़ दो, और d को 3 से किया तो 3 लिख दो, इक्वेशन बैलेंस होगी। इतनी सी बात थी जिसके लिए मैंने आपको इतना बताया, इस चीज को समझना, वीडियो को लास्ट तक देखना। नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल इक्वेशंस के टाइप पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने उस टॉपिक को छोड़ा था क्योंकि मुझे ये चीज समझानी थी आपको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। गर्मी से भी बचिए और कोरोना से बचिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।